हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव सक्सेस विद संतोष चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने इतिहास की तीसरी कक्षा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज आप मेरा तीसरा क्लास देखिए। उम्मीद है आपको मेरे सभी क्लास समझ में आ रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाया था। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने किया था। अब इन्होंने खोज में क्या किया है? इनकी खोज कहाँ से शुरू होती है? तो इनकी खोज शुरू होती है विंध्य क्षेत्र के शैलचित्र से। यानी विंध्य क्षेत्र के शैलचित्र से मध्य पाषाण काल की खोज प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभ किया था 1867 में C.L. कार्लाइल ने। इसका समय क्या निर्धारित किया गया है? इसका समय निर्धारित किया गया है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। याद रहे, पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बताया गया था ईसा पूर्व 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। लक्षण क्या है इसके कि कैसे पता लगता है कि ये मध्य पाषाण काल है? तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण का लक्षण होता है। शुरू में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त किया गया था। पशुओं को पालतू बना लिया गया था क्योंकि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, और पहला पशु जो बनाया गया था पालतू वो कुत्ता था। औजार कैसे थे मध्य पाषाण काल के? तो इसके औजार माइक्रोलिथ थे। ये कई बार पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे। माइक्रोलिथ का मतलब होता है सूक्ष्म उपकरण, तो ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। अब स्थल के बारे में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला प्रश्न, पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, या पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, और दूसरा आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, यहाँ से 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य पाया गया था। अब हम दूसरी बात करते हैं, लेखैया की बात करते हैं, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब हम लेखैया की बात करते हैं जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। जो साक्ष्य है उसके हिसाब से लेखैया से 17 मानव कंकाल, जबकि लुकास ने बताया है कि 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से पर्याप्त मानव कंकाल, यानी प्रयागराज में सर्वाधिक मानव कंकाल अगर जो प्राप्त हुए हैं तो वो कहाँ से मिले हैं? लेखैया से मिले हैं, और इसके साथ साथ यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं चोपनी मांडों की। ये भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का या मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चोपनी मांडों से मिलता है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के का एक जिला है प्रतापगढ़, जिसमें 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। एक है सराय नाहरराय, दूसरा है महदहा, और तीसरा है दमदमा। ये तीनों ही स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं। सराय नाहरराय से युद्ध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 4 नरकंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, और स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि मादहा से मृग श्रृंग का छल्ला प्राप्त हुआ है, हड्डियों का आभूषण प्राप्त हुआ है, स्त्री पुरुष युगल समाधान प्राप्त हुआ है, आभूषण से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। साथ ही जो महदहा है ये 3 क्षेत्रों में बटा है: झील क्षेत्र, बूचड़खाना एवं संकुल क्षेत्र, और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, जिसमें से बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। दमदमा की बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 3 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं,
5 युगल समाधान एक साथ प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सिंगल समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी एक एक समाधान प्राप्त हुए हैं और कुल 48 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। अब बात करते हैं लंघनाज की। लंघनाज कहाँ है? लंघनाज गुजरात में है। यहाँ से लघु पाषाणों उपकरण के साथ साथ पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। विशेष क्या है? ये तीनों स्थल सराय नाहर राय, मादहा और दमदमा जय नारायण पांडे द्वारा लिखी पुस्तक विचार पुरातत्व विमर्श में इन तीनों स्थलों से ही हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में बस इतना ही। अगला क्लास नवपाषाण काल का होगा। नवपाषाण काल के साथ ही पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जो विशेष तथ्य हैं उसको भी हम बताने की कोशिश वहाँ करेंगे। साथ ही मानव के उद्भव पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सामाजिक अध्ययन जिन भी बच्चों का है, हम चाहते हैं कि यहाँ से कम 70% उन्हें हम दे दें जो जीएस का पोर्शन है इससे, और इसी में थोड़ा सा डीप हो जाएगा तो जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब पुराने प्रश्न रिपीट बहुत कम होते हैं, नए प्रश्नों का समावेश होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा डीप में लेकर चलें। टीजीटी पीजीटी को भी फायदा होगा इससे, साथ ही साथ जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा। आप लोग हमारे चैनल को बहुत स्लो मोशन में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं। आपसे यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने जल्दी आप हमारे चैनल को जितने जल्दी आप मोनेटाइज करवा देंगे उतने जल्दी हम आपके लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था करके और अच्छे से पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए आपसे यही आशा है कि आप जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो भी आपको समस्या हो, यदि इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो भी मुझे बताइए। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है इस टॉपिक में, इसीलिए छोटा होने के बाद भी हम इस टॉपिक को आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं ताकि स्थल में आपको कन्फ्यूजन ना होने पाए। यानी मध्य पाषाण काल का जो स्थल है वो आप नवपाषाण काल में ना लेकर जा पाएँ, कि अगर जो मध्य पाषाण काल कह रहा है तो आप उसको नवपाषाण काल के स्थल को आप टिक कर दें। हाँ, तो हमारी सोच यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, भले ही वीडियो छोटा हो जाए लेकिन आपको उसका पूरा फायदा मिले। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक बार फिर मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।